बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़ा कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तुम जानते हो कि वो उसूलों के मामले में बेहद सख्त है। क्योंकि ये मामला अभी तक गैर सरकारी है, इसलिए वो बेहरकत बैठा रहा। इसके कुल पुर्जे सिर्फ उसी वक्त हरकत में आते हैं जब सरकारी पेट्रोल इसमें पड़ता है, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ हंस पड़ा। उसी लम्हे कार मछेरों की बस्ती के करीब पहुंच गई। इमरान ने कार एक साइड पर ज़रा हटकर बनी हुई बड़ी सी झोंपड़ी के सामने रोक दी और फिर इससे पहले कि वो कार से उतरते, झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान मछेरा बाहर निकल आया। अरे इमरान साहब, आप? नौजवान इमरान को कार से उतरता देखकर इस तरह इमरान की तरफ लपका जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक किसी दोस्त को सामने देखकर इसकी तरफ लपकता है। कैसे हो शंकर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी दुआ है इमरान साहब, खूब ठाठ से गुजर रही है। आइए आइए, माता जी आपसे मिलकर बेहद खुश होंगी। यकीन कीजिए वो अब तक हर रोज़ प्रार्थना करते वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा दुआएं मांगती हैं। शंकर ने मुसरत की जाती से हाथ मिलते हुए कहा और सफदर एक बार फिर हैरत के समुंदर में गोताजन हो गया। उसे समझ में ना आ रहा था कि आखिर ये इमरान सारे चक्कर किस तरह चला लेता है। पहले वो टेंकू और मटकू वाला सिलसिला था, तो अब ये मछेरे वाला वाक़या इससे भी ज़्यादा मुनफरिद नज़र आ रहा था। हाँ आओ, मैंने भी सोचा तुम्हारी माता जी से काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, इनकी खैरियत मालूम कराऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर शंकर इन्हें अपने हमरा लेकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। माता जी, इमरान साहब आए हैं, शंकर ने बड़ी सी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही ज़ोर से कहा और दूसरे लम्हे झोंपड़ी के एक अलहदा बने हुए हिस्से में से एक बूढ़ी सी औरत बाहर आ गई। इसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मेरा देवता आ गया, मेरा देवता, बूढ़ी औरत ने खुशी की शिद्दत से हकलाते हुए कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़कर इमरान के पैरों में झुकने लगी। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? मैं भी शंकर की तरह आपका बेटा हूँ, इमरान ने उसे बाजुओं से पकड़ते हुए कहा और बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। तुम देवता हो इमरान, देवता, भगवान सारी उम्र तुम्हारे सर पर अपनी बरकतें नाजिल करता रहे, बूढ़ी औरत ने इमरान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बस आप दुआ दे दिया करें और सुनाएं, आपकी सेहत तो ठीक है? ये शंकर तंग तो नहीं करता? तंग? ये तो अब बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो गया है, मेरी बड़ी खिदमत करता है और मैं तो हर लम्हे भगवान से बस तुम्हारे लिए ही दुआएं मांगती रहती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत ले आती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। अरे बस माता जी, शरबत रहने दीजिए, मैं आपकी दुआएं मेरे लिए मीठे शरबत की तरह हैं। मैंने शंकर से कुछ बातें करनी हैं, इमरान ने कहा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं जानती हूँ तुम जब इनकार कर देते हो तो फिर वो इनकार ही होता है, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर दुआएं देती हुई वापस उसी अलहदा हिस्से की तरफ मुड़ गई और सफदर यूं सर हिलाने लगा जैसे अब बात इसकी समझ में आई हो कि आखिर इमरान इतना ख़तरनाक तरीन हालात में भी कैसे बखैरियत बच निकलता है। अब उसे एहसास हो रहा था कि न जानी ऐसे कितनी औरतें इसके लिए दिन रात दुआएं मांगती रहती होंगी। जाहिर है इमरान ने इन पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया होगा, तभी ये माँ बेटे इस पर फ़िदा हो रहे थे। और सफदर अच्छी तरह जानता था कि इमरान ऐसे सितम ज़रीफ़ और सितम रसीदा लोगों के बेगर्ज इमदाद से कभी नहीं चूकता। वह फ्याज से कमाई हुई तमाम दौलत इसी तरह गरीबों में तकसीम कर दिया करता था कि बाज़ औक़ात इन्हें यह भी मालूम नहीं होता था कि इनके लिए दर खोलने वाला है कौन। आइए इमरान साहब, इधर बैठते हैं, शंकर ने कहा और फिर वो इमरान और सफदर को लेकर झोंपड़ी के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया। यहाँ एक और पोर्शन था जिसे बाकायदा ड्राइंग रूम की सूरत में शक्ल दी गई थी। वहाँ एक खूबसूरत और कीमती सोफ़ा और मेज़ मौजूद थी। वो तीनों सोफ़ों पर बैठ गए। तुम्हारा कारोबार कैसा जा रहा है? कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं इमरान साहब, आपकी दिलाई हुई एक लोन से अब मैं 5-5 लॉन्चों का मालिक बन चुका हूँ। लेकिन इमरान साहब, मुझे आपका बताया हुआ सबक अच्छी तरह याद है कि गैर कानूनी काम नहीं करना। यकीन कीजिए मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन मैं कभी लालच में नहीं आया, शंकर ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा।
वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि मटकाफ के पास कितनी लॉन्चें हैं? मटकाफ के पास? इसके पास 20 लॉन्चें हैं। वो तो यहाँ का दादा नंबर 1 है। सुनो शंकर, क्या तुम ये मालूम कर सकते हो कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मटकाफ ने कुछ गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर हमसाया मुल्क तो स्मगल नहीं किया? ओह, मालूम क्या करना? मेरे ख्याल में 10 गैर मुल्की इस वक्त भी इसके खुफिया अड्डे में मौजूद हैं। मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा था कि मैंने इन्हें कारों से उतरकर इसके खुफिया अड्डे में दाखिल होते देखा है। इनमें एक गैर मुल्की नौजवान औरत भी शामिल है। शंकर ने जल्दी से जवाब दिया। क्या हुलिया था इस औरत का? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा, और शंकर ने जल्दी से हुलिया बताना शुरू कर दिया और इमरान की आंखों में चमक उभर आई, क्योंकि हुलिया 100% लूसिया का था। गुड, यही मेरे मतलूब आदमी हैं। यहाँ मटकाफ का नुमाइंदा कौन है? राकिम है। छठा हुआ बदमाश है। वैसे भी यहाँ इसके काफ़ी मुसल्लह मुहाफिज मौजूद हैं। तकरीबन 20 अफराद होंगे। इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, शंकर ने जवाब दिया। इसके चेहरे पर अब खौफ के आसार उभर आए थे। इस वक्त तो दिन है। क्या राकिन दिन के वक्त इन गैर मुल्कियों को स्मगल करेगा या रात का इंतज़ार करेगा? इमरान साहब, यहाँ से काफ़ी दूर समुंदर में एक छोटा सा जजीरा है जो मटकाफ का खुफिया अड्डा है। इसका तरीकाकार ये है कि वो स्मगल करने वाले आदमियों को पहले वहाँ पहुँचा देते हैं और फिर रात को वहीं से आगे ले जाते हैं। ओके, तुम ऐसा करो कि हमें इस जजीरे तक पहुँचा दो। मगर इमरान साहब, वो लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं। इन्हें मालूम हो गया तो वो ना सिर्फ मेरी लांछें तबाह कर देंगे, बल्कि इनसे ये भी नहीं कि वो मुझे और मेरी माता जी को भी गोली मार दें। ठीक है, तुम रहने दो, सिर्फ इस जजीरे का महल वकूफ़ बता दो, इमरान ने कहा। और शंकर ने जल्दी जल्दी इस जजीरे का महल वकूफ़ बताना शुरू कर दिया। वहाँ कितने आदमी होते हैं? तुम कभी गए हो वहाँ? हाँ इमरान साहब, एक बार गया हूँ। राकिम मेरी लॉन्चें ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गया था। मैं इन्हें लेने गया और फिर बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मैं इन्हें वापस हासिल करने में कामयाब हुआ था। ठीक है, वहाँ की तफसीलात बताओ, इमरान ने कहा और शंकर ने तफसीलात बतानी शुरू कर दी। मटकाफ की सारी लांचें वही जजीरे पर होती हैं? जी हाँ, इसकी लांचें जो कि आम पर नहीं होती वहीं होती हैं, शंकर ने जवाब दिया। ओके शंकर, हम अब चलते हैं, तुम सब कुछ भूल जाओ, इमरान ने कहा और फिर शंकर से हाथ मिलाकर वापस चल पड़ा। साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने इनकार किया है, शंकर ने पीछे पीछे चलते हुए इंतहाई माजरत भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात दुरुस्त थी। मुझे यहाँ तुम्हारी पोजीशन का ख्याल ना रहा था। वैसे बेफिक्र रहो, जल्द ही तुम खुशखबरी सुन लोगे। अपनी माता जी को मेरा सलाम कहना, इमरान ने झोपड़ी से बाहर आते हुए कहा और शंकर से बाकायदा मुसाफा किया और शंकर सलाम करके वापस चला गया। इमरान की कार अब दोबारा घाट की तरफ जा रही थी। न जाने आपने कहाँ कहाँ दुआएं मांगने वाले बिठा रखे हैं, सफदर ने हंसते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, ये शंकर पहले गुंडागर्दी करता था। एक गुंडे ने इसे एक बार बुरी तरह मार पीट कर सड़क पर फेंक दिया। इसकी हालत बेहद ख़राब थी। इसकी बूढ़ी माँ इससे लिपट लिपट कर रो रही थी और गुंडे इसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो फिर मैंने इन गुंडों को थोड़ा सा सबक दे दिया, शंकर का इलाज कर दिया। इसके बाद मैंने इसे एक लॉन्च ले दी ताकि ये काम कर सके। बस इतनी सी बात है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और सफदर इसकी इतनी सी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। उसे मालूम था कि जिसे इमरान इतनी सी बात कह रहा है वो कितनी बड़ी बात है। तो अब आपने इस जजीरे पर छापा मारना है। मैं इस मटकाफ को इसके झूठ की पूरी सज़ा देना चाहता हूँ और इसके साथ ही रिचर्ड और लूसिया को भी बताना चाहता हूँ कि जोसेफ और जोआना के सीने में गोलियाँ उतारने का नतीजा क्या निकलता है, इमरान ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा। और सफदर सर हिलाकर खामोश हो गया। ओके आज़म, तुम्हारी आंखों से मालूम हो रहा है कि तुम नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ, सुबह नेट प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, फरहान ने उठते हुए कहा। हाँ फरहान, मैं कुछ थक सा गया हूँ, आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा और फरहान सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। फरहान पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान था और आज़म एक उभरता हुआ नया फास्ट बॉलर। आज़म की दरियाफ्त फरहान ही के सर थी। फरहान ने एक बार एक आम से मैच में उसे बॉलिंग करते देखा था। फरहान इस मैच में बतौर मेहमान खसूसी शामिल हुआ था और फिर मैच के अख्ताम पर फरहान ने उसे ख़ास तौर पर बुलाया और इसके बॉलिंग के अंदाज़ की तारीफ़ करते हुए उसे कौमी टीम के कैंप में शामिल होने के लिए कहा। और आज़म, जिसके शायद तसव्वुर में भी ना था कि वो इस तरह कौमी क्रिकेट टीम के कैंप में भी शामिल हो सकता है, फरहान की ये बात सुनकर हैरान रह गया। और फिर फरहान ने
ना सिर्फ उसे कौमी क्रिकेट टीम के कैंप में शामिल किया, बल्कि उसने आज़म को बाकायदा फास्ट बॉलिंग की ट्रेनिंग भी दी, क्योंकि फ़रहान खुद दुनिया का मारूफ तरीन फास्ट बॉलर था। और फिर ये फ़रहान ही था जिसकी सिफारिश पर उसे बाकायदा कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया था। इसने बतौर टेस्ट खिलाड़ी कई मैच खेले थे और फ़रहान की सरपरस्ती और इसकी हिदायत पर अमल करने की वजह से इसकी कारकर्दगी दिन ब दिन निखरती जा रही थी। लेकिन बहरहाल इतना वो जानता था कि अभी फ़रहान की स्टेज पर पहुंचने के लिए उसे काफ़ी वक्त चाहिए। इसलिए वो फ़रहान का इस तरह अदब करता था जैसे शागिर्द किसी उस्ताद का करता है, और फ़रहान भी इस पर खुसूसी तवज्जो देता था। हालांकि आम तौर पर फ़रहान के मुतालिक यही समझा जाता था कि वो इंतहाई मगरूर, अखड़ और ज़िद्दी आदमी है, लेकिन आज़म जानता था कि असल में ऐसा नहीं है। बस ये और बात है कि फ़रहान उसूलों का पाबंद और कम गो आदमी था। वो उसूलों के मुकाबले में किसी बड़े से बड़ी शख्सियत की भी परवाह ना करता था, और आज़म के साथ तो इसके खुसूसी ताल्लुकात थे। अब भी इस्तकबालिया ख़त्म होने के बाद वो आज़म के कमरे में ही आ गया था, और फिर आइंदा होने वाले मैच के बारे में इनके दरमियान बातचीत होती रही। आज़म चूँकि पहली बार ग्रेटलैंड आया था, इसलिए फ़रहान उसे यहाँ के मौसम, तमाशाइयों की नफ्सियात, खिलाड़ियों के अंदाज़ और यहाँ की पिचेस के बारे में तफसीलात बताता रहा था। फ़रहान के जाने के बाद आज़म उठा, इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर बाथरूम में दाखिल हो गया। इसकी बचपन से ही आदत थी कि वो सोने से पहले गुस्ल ज़रूर करता था। चाहे मौसम कितना ही सर्द होता, वो गुस्ल किए बगैर सो ही ना सकता था। बाथरूम में गर्म पानी मुहैया किया गया था, क्योंकि ग्रेटलैंड का मौसम खासा सर्द था। आज़म खासी देर तक नहाने का लुत्फ़ लेता रहा। फिर नाइट सूट पहनकर वो बाथरूम से निकला और बेड की तरफ बढ़ गया। इसने बड़ी बत्तियां बंद की और बेड लाइट जलाकर वो नरम और गुदास बिस्तर पर दराज हो गया। इसके जहन में होने वाले मैच के मुख्तलिफ मनाजिर घूम रहे थे, और वो देख रहा था कि वो किस तरह विकटों पर विकटें ले रहा है और तमाशाई किस तरह इसके खेल की दाद दे रहे हैं। यही सोचता सोचता वो नींद की वादी में उतर गया। लेकिन अभी उसे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक इसकी आंख खुल गई। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म पर चींटियाँ सी रेंग रही हों, और ये सरसराहट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। वो एक झटके से उठ बैठा और इसने हाथ बढ़ाकर लाइट का बटन ऑन कर दिया। उसी लम्हे सरसराहट खुद ब खुद गायब हो गई, जैसे इसका सिरे से वजूद ही ना रहा हो। आज़म ने अपने कपड़े उतारे, इन्हें चेक किया, बिस्तर को चेक किया, लेकिन वहाँ चूंटी या किसी भी कीड़े का वजूद ना रहा था। आज़म को अपने आप पर हंसी आ गई। इसने यही समझा कि नई जगह पर आने की वजह से इसके एसाब मुतासिर हो रहे हैं। इसने दोबारा लिबास पहना और फिर लाइट बंद करके सो गया। फिर उसने जैसे ही आंखें बंद की, दूसरे लम्हे वो यकलख चीख मारकर अपनी जगह से उछला और बिस्तर से नीचे उतर आया। उसे वाकई एहसास हुआ था जैसे कोई सांप इसकी पिंडली पर खिसक रहा हो। बिल्कुल सही एहसास था। इसका जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। इसने जल्दी से अपने कपड़े झाड़े और फिर डरते डरते इसने बिस्तर को चारों तरफ से घूम कर देखा, लेकिन सब कुछ दुरुस्त था। सांप तो एक तरफ, कोई छोटा सा कीड़ा भी मौजूद ना था। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? आज़म ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन इस बार इसने मेन लाइट बंद ना की और आंखें बंद कर ली। काफ़ी देर तक इसके एसाब तने रहे, जैसे वो दोबारा किसी अनहोने वाक़े का मुंतज़िर हो। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक कुछ ना हुआ तो इसके तने हुए एसाब ढीले पड़ गए और वो एक बार फिर नींद की वादी में उतरने लगा। लेकिन फिर इसके हलक से अचानक एक ज़ोरदार चीख निकली और वो इस तरह उछला कि सीधा नीचे कालीन पर आ गिरा। इसका हाथ गर्दन पर जमा हुआ था। इसने इस तरह हाथ सिमटा हुआ था जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसका चेहरा खौफ से बिगड़ गया था और दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। पूरे जिस्म में खून की उछलती हुई लहरें उसे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थीं।